कक्षाओं के विद्यार्थियों का स्वागत है बीएल ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम आपको आपकी सामाजिक विज्ञान की दूसरी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का दूसरा अध्याय करवाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आपने पहला अध्याय बड़ा ध्यान से पढ़ लिया होगा और उसके प्रश्न उत्तर भी आपको भेज दिए गए हैं और आपने कर लिए होंगे। आज हमारा पाठ है भारतीय संविधान या संविधान का निर्माण। देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र कैसे। और उस पाठ में हमने क्या चीज़ पढ़ी? हमने ये चीज़ पढ़ी कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है और लोकतंत्र होता कैसे है। दो बातें कॉन्सेप्ट क्लियर होगी हमारी। लोकतंत्र कैसे और क्यों। कैसे के लिए हमारे पास में जवाब था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो जनता के द्वारा निर्मित की जाती है, जिसमें प्रतिभागी के रूप में जनता हिस्सा लेती है और शासक के रूप में जनता ही काम करती है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा को बहुत सुंदर तरीके से पिछली बार हमने समझा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन है। हमने उसकी विशेषताएं भी पढ़ी थी लोकतंत्र की, और लोकतंत्र ही क्यों, इसका भी कारण हमने पढ़ लिया था कि लोकतंत्र ही क्यों, और भी तो बहुत सी शासन प्रणालियां हैं, तो हमने लोकतंत्र ही क्यों अपनाया। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण, वही सवाल क्यों और कैसे। पहली बात कि संविधान के निर्माण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, और पड़ गई तो इसका निर्माण हुआ कैसे। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, हम पिछले अध्याय में जाएं, कक्षा आपके पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि लोकतंत्र जो है वो लोगों की, चाहे वो जनता है चाहे वो शासक है, दोनों की मनमानी को रोकता है। उसमें कुछ बुनियादी नियम होते हैं, दोनों के लिए होते हैं, मतलब सरकार के लिए भी होते हैं और जनता के लिए भी होते हैं। अब लोकतंत्र का पहला काम क्या है कि शासक लोगों की मनमानी को रोकना। दूसरा काम क्या है, लोकतंत्र के जो बुनियादी नियम होते हैं वे दोनों पर लागू होते हैं, नागरिकों और सरकार दोनों के ऊपर लागू होते हैं। ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, स्वतंत्रता की शक्ति और कामकाज के तौर तरीका निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों हुई? सबसे जब हमें मेन हम जब लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक सवाल पैदा हो जाता है, एक कि हमें लोकतंत्र में जरूरत ही क्यों पड़ी संविधान की। बिना संविधान के भी क्या देश नहीं चल रहा था? संविधान तो 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुए भारत के बाद में उसका विनिर्माण हुआ है और 1950 को लागू हुआ है। हम तो बहुत सनातन परंपरा है, बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है, तो संविधान जैसी चीज की आवश्यकता ही क्यों हुई? ये हमारे लिए एक बुनियादी सवाल है कि इस लोकतंत्र में संविधान की आवश्यकता क्यों। निश्चित रूप से आप ये सवाल बहुत ही सक्षम और बहुत ही सुंदर है और इसका जवाब भी बहुत सुंदर होना चाहिए। तो हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? संविधान बने कैसे, बनाया किसने, किस तरीके से बने, किस लोकतांत्रिक देश में संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं? हमारा जो संविधान है उसको, संविधान को आकार, प्रकार और मूल्य दिए गए हैं, ये किसने दिए हैं? एक बार जब संविधान बन जाए तो उसके बाद में क्या संविधान आजीवन बन जाता है? कुछ सवाल है हमारे मन में। क्या संविधान बदला जा सकता है? क्या संविधान में सुधार हो सकता है? क्या संविधान में तब्दीलियां हो सकती हैं? कितने सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, तो उन सब सवाल, आज हम उन सारे सवालों का समाधान, सारे सवालों का जवाब हम आपके सामने लेकर आए हैं इस अध्याय के अंदर। देखिए, अभी रिसेंटली एक नया देश का संविधान जो है वो प्रचलन में आया है या बना है, जो रिसेंटली बना है, दैट्स साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। और वहां क्या हुआ था? दक्षिणी अफ्रीका के लोगों ने किस तरह से संविधान के निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इस अनुभव पर गौर करेंगे।
इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज का बढ़िया ढांचा उपलब्ध हो गया है। अब हम अगर संविधान को बहुत सुंदरता से देखें तो हमारे सामने जो है नए संविधान का निर्माण की एक तथ्य आता है। दैट्स साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के निर्माण के पीछे बहुत एक शॉर्ट और दुख भरी दास्तां है। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका के संविधान को बदलने और नया बनाने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति थे, लाइक जैसे भारत में महात्मा गांधी थे, जो हमेशा आजीवन जो है वो मतलब अधर्म के लिए, अन्याय के लिए और लोगों की समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी नितांत जिंदगी जो उन्होंने लगा दी। अपनी पूरी जिंदगी जो है वो ऐसा करते रहे कि मतलब लोगों को किसी भी तरीके से अधिकार मिले। नेल्सन मंडेला कुछ कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज, स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूं। दैट्स नेल्सन मंडेला। ये है हमारे नेल्सन मंडेला। देखिए, नेल्सन मंडेला जो है एक आम व्यक्ति थे और वो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। और उन्हीं के साथ में जब कुठाराघात हुआ, उनके साथ में बुरा व्यवहार हुआ, तो नेल्सन मंडेला साहब जो है वो मतलब उन्होंने अपना आजीवन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के लिए लगा लिया। देखिए, ये बात उस समय की है जब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति अपने चरम पे थी। जैसे ईश्वर के बनाए हुए दो वर्ण होते हैं, एक श्वेत वर्ण होता है, एक श्याम वर्ण होता है, एक गोरा होता है और एक काला होता है। तो वहां पर जो है गोरे लोग जो है, चूंकि अप्रवासी थे, वो प्रवासी नहीं थे, अफ्रीका मूल के लोग जो हैं, प्रवासी मूल के लोग जो काले हैं, उन्होंने क्या, बाहरी जातियों ने आके गोरे रंग वाले लोगों ने वहां पाकर उन पे जो है वो तानाशाही करनी शुरू कर दी। उनके खिलाफ जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया, उन्हें जगह जगह लज्जित किया गया, बदनाम किया गया और सबसे बड़ी बात कि उन्हें जो है सत्ता से बाहर कर दिया गया। इसी बात को लेकर जो है मतलब पूरा दक्षिण अफ्रीका त्रस्त था। इसी त्रस्ता, इसी दुख के कारण जो है वहां के एक व्यक्ति डॉक्टर नेल्सन मंडेला बाय और उसके विरोध में निकले। और इससे निकले कि उन्होंने जिस तरीके से, और इस उनको जब जबरदस्त साथ मिला भारतीय महात्मा गांधी का, इन्होंने मिलकर वहां पे रंग भेद नीति, क्षमा चाहूंगा, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जो है वो एक समानार्थी नहीं थे, थोड़े आगे पीछे थे, लेकिन दोनों ही रंग भेद नीति के खिलाफ लड़े थे। मेरे कहने का भावार्थ, दोनों पैरेलल नहीं थे, पैरेलल फाइट नहीं किया था, उन्होंने अलग फाइट किया था, महात्मा गांधी ने अलग फाइट किया था, लेकिन दो सिमिलैरिटी ये है। और एक बता दूं कि महात्मा गांधी ने भारत के लिए रंग भेद नीति के लिए खिलाफ फाइट नहीं किया था, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में जाकर वहां पे नटाल में जाकर जो है विरोध किया था। सिंपली उन्होंने भी यही कार्य किया था। यह नेल्सन मंडेला का कथन जिस पर अब दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें उनके साथ सात अन्य नेताओं को 1964 में रंग भेद के चलते वाली शासन व्यवस्था के विरोध के लिए आजीवन दंडवास, आजीवन कारावास की सजा दी गई। 28 साल तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप पर रखा गया और इस कदर उन पे जो है अत्याचार ढाए गए कि पूछिए मत। अब इस तरीके से रंग भेद देखिए, अब ये एक पोस्टर है जो मतलब आपको रंग भेद के बारे में बहुत शानदार तरीके से बताएगा कि ये किस तरीके से रंग भेद नीति जो है वो खतरनाक है। रंग भेद वाली ये नीति 1953 का एक साइन बोर्ड है। 1953 के अंदर जो है वो क्या है, नेवर्स इंडियंस एंड कलर्स, इफ यू आर इंटर दिस परमिशंस एट नाइट you will be listed at missing above the good shoots on sides, saving dogs, deer and crabs। सिंपली शब्दों में लिखा है कि भारतीय और कुत्तों का आना जो है मना है। अगर वो आए तो शूट एट साइट, उन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। आर्म्ड जो गार्ड्स खड़े हैं, वो आर्म्स गार्ड जो है तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। तो इसलिए आप यहाँ ना आए, निश्चित रूप से।
देखिए कितना शानदार लिखा हुआ है, खतरा, देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, क्या कहते हैं, देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा, माने मार दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स जैसे ही देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्तों को लाश नोच नोच कर खा जाएंगे, तुम्हें चेतावनी दी जाती है। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद, अब देखिए इस साइन बोर्ड से तुम देखिए उस समय की स्थिति का अंदाजा लगा लीजिए और उस समय हो रही अत्याचार का अंदाजा लगा लीजिए। जब कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति अपने मकान के बाहर इस तरह के बोर्ड लगा दे तो उनकी बेखौफी का अंदाजा देख लीजिए, और जो अश्वेत लोगों के अंदर खौफ की सीमा देख लीजिए कि क्या रही होगी। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लाद दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरीके से नोच नोच कर खाया जिस तरीके से भारत को उन्होंने खाया था। इन्होंने हथियारों और जोर जबरदस्ती से दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया जैसे भारत को बनाया था। भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। अश्वेत और श्वेतों के अलावा वहां मिश्रित नस्लें जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सब को छोटा और नीच मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। उन्होंने गोरों की बस्ती में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यघर, समुद्र तट, तरणातल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरे और काले के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसमें इसे पृथककरण या अलग अलग करने वाले इंतजाम कहा जाता है। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगहें तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इसके भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का विरोध का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों में रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाले इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के एक झंडे तले एकजुट हुए और इस तरीके से इसमें कई मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी की थी। उनमें अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। देखिए आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, एक चित्र है और इसमें ये चित्र साफ साफ कह रहा है क्या लिखा हुआ है। सिटी ऑफ डरबन, डरबन के अंदर लिखा हुआ है। डरबन के समुद्री तट पर अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जुल्लू भाषा में लिखा नोटिस। इस बोर्ड पर लिखा है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों का है। सी द क्लियर अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच be line this be line this bathing area is reserved for the sole use of the member of the white race group। सिर्फ स्टैंड डरबन, मतलब कितना शानदार तरीके से उन्होंने लिख दिया और जैसे उनका मतलब प्रकृति पर ही उन्होंने अधिकार कर दिया हो। देखिए आज़ादी बड़ी सरलता से मिलने वाला चीज नहीं है। आपने आज़ादी का विद्रोहन किया है, आप आज़ाद रहे हो, आपने आज़ादी को देखा, परखा, सुना, समझा और महसूस किया है।
हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी का वह घिनौना रूप देखा है, जहाँ पे एक वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, एक वीआईपी कल्चर है, एक वीआईपी कोटे के लोग हैं जिनके पास में विशेषाधिकार हैं, और एक एक अन्य दर्जा है, एक अन्य स्थिति है कि जिनके पास में कुछ ही किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है। स्थिति यह है कि अव्यवस्था जो है अपने चरम पर है, और अचरम ये देख लीजिए कि अफ्रीका में चरम तो इस अंदाजे से लगा दिया है कि उन्हें घरों के बाहर उन्होंने बोर्ड तक लगा दिए थे, जैसा कि आपने पढ़ा है कि अगर रात में दिखाई दिए तो तुम तो मिसिंग पाए जाओगे, और हम तुम्हें जो है गोली मारकर जंगली कुत्तों को नोचने के लिए छोड़ देंगे। निश्चित रूप से रंग भेद के अब अगला टॉपिक, एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ा तो सरकार को यह एहसास हो गया कि वह अब जोर जबरदस्ती से श्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद में नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का रास्ता खुल गया। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से ये जाने कि ऐसा कैसे हुआ। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्थाओं की जगह शांतिपूर्वक ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भल मन साहस पर भरोसा था। वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग भी अच्छाई पर विश्वास करना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना हमारे लोकतांत्रिक आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए वे उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों के सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका के निर्माण करें। एक पार्टी में दमन और नरसंग हत्याओं के जोर पर शासन किया, दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की और नए संविधान का निर्माण किया। दोनों ही साथ साथ बैठे। अगर दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक काले लोगों को ने गोरों से अपना दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता? निश्चित रूप से सोच के देखो कि जिस तरीके से गोरे लोगों ने काले लोगों पर जो है अत्याचार किए, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, अगर उसी तरीके उसका बदला अगर काले लोग रहते तो निश्चित रूप से स्थिति भयावह होती। समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग जो है अपराध में संलिप्त हो जाता और कितने ही लोगों का नरसंग होता। और कुछ हो ना हो, लेकिन मानवता की हत्या निश्चित थी कि व्यक्ति का रक्त पिपासु हो जाता और समाज में अराजकता बढ़ जाती और समाज में आतंक बढ़ने के पूरे आसार थे। सीधे सीधे हम ये कहते हैं दैट्स पीरियड्स ऑफ द मॉब ब्लीचिंग टाइम। बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति में पैदा हो जाती अगर ऐसा हुआ होता। ये तो भला हो अमेरिका अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का कि जिन्होंने अपने लोगों को समझाया, और सबसे सबसे अच्छी बात कि अफ्रीका के वे लोग जो इस बात को समझ गए। आज दक्षिण अफ्रीका की यह तस्वीर आज की दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है, और क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि अफ्रीका में अब सारी सभ्यता, सारी संस्कृति, सारी जातियां, सारे धर्म और सारे संप्रदायों का बराबर समान होता है। सभी बराबर तरीके से जो है मतलब अपने दक्षिण अफ्रीका के लिए लामबंद होकर, एकजुट होकर, एक तरीके से जो है वो शासन सत्ता में भागीदार हो रहे हैं। अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना का खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है जो प्रस्तुति में दिखाई दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर में लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोक तरीकों के लिए निंदा की जाती थी,
आज उसे लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों के द्वारा साथ रहने, काम करने के लिए दृढ़ निश्चय और पुराने कड़े हुए अनुभवों के आगे इंद्रधनुषीय समाज बनाने में एक सब के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ है। एक बार फिर नेल्सन मंडेला के शब्दों की ये बात समझें। दक्षिण अफ्रीका के संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है। एक तरफ तो यह पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी क्रूर दमनकारी इतिहास को फिर दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर इस बात इतनी सी ही नहीं, यह अपने देश को इसके सभी लोगों के द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। निश्चित रूप से हमने क्या पढ़ा और क्या पाया, क्या समझा? दक्षिण अफ्रीका के बारे में अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। http://www.gov.za इज द कोड ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय आंदोलन की याद आई होगी? निश्चित रूप से आई होगी, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को देखें, विभिन्न समुदायों के बीच में संबंध, भारत में भी कुछ ऐसा हो रहा था। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रंग भेद नीति चल रही थी, गोरे कालों में भेद किया जा रहा था। और जो ब्रिटिश सरकार की जो कंपनी थी वो गोरे रंग के आधार पे काले रंग के लोगों के साथ में भेदभाव कर रही थी। वहां पे मतलब सब व्यवस्थाओं को अलग अलग कर दिया गया था, बांट दिया गया था। हर जो सामान्य यूज के जो चीजें हैं, चाहे वॉशरूम है, चाहे समुद्र तट है, और चाहे वो मतलब उनके उपयोग में आने के लिए जो स्टेशन है, बस स्टैंड है, चाहे वो भी अलग अलग कर दिए थे। सेम भारत में हो रहा था। भारत में भी दो जातियों के बीच में लड़ाई करवाई जा रही थी, हिंदू और मुस्लिम, और दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं कर दी गई थी। यानी अंग्रेजों ने कितना गजब गेम खेला, उधर मतलब रंग के आधार पे अलग किया और इधर धर्म के आधार पे अलग किया। दोनों का नेतृत्व गांधीवादी लोगों ने किया। भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने का श्रेय जो है वो निश्चित रूप से महात्मा गांधी को जाता है, और विचारधारा के रूप में जो है नेल्सन मंडेला स्वीकार्य हैं। उनकी सोच पर कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, और ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का मूल श्रेय जो है वो जाता है नेल्सन मंडेला को। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जो संत हैं, द इंडियन सेंट ऑफ द इंडिया लाइक महात्मा गांधी, उनका कंट्रीब्यूशन भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। संघर्ष के नेतृत्व करने वाली पार्टी दोनों में सिमिलर है। उधर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस है और यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। सेम बिल्कुल एक ही नेतृत्व है जिसके बैनर तले काम हुआ। संघर्ष करने का तरीका बिल्कुल समान था और उपनिवेशवाद का चरित्र बिल्कुल समान था। अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तुलना हम अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम से करें, एक तरह का स्वतंत्रता संग्राम था, तो निश्चित रूप से हम काफी समानताएं पाएंगे। अब देखिए, आज का जो हमारा अगला टॉपिक जो है वो निश्चित रूप से हमारा होगा भारतीय संविधान की जरूरत क्यों। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिए से देखते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि किसी भी देश के अंदर भयावह की स्थिति क्या हो सकती है। हमने दक्षिण अफ्रीका को जाना, हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में थोड़ा अंत में पढ़ा, हमने अफ्रीका की उन मूल परिस्थितियों के बारे में जाना कि कोई विदेशी लोग आकर किस तरीके से स्वदेश का अंत कर देते हैं भेद के आधार पे। आप इस पाठ को, इस अध्याय को बड़े शानदार तरीके से पढ़िए, और आगे आगे का जो सेक्शन है 2.2 लेकर हम कल हाजिर होंगे। और आज आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, और हाँ, प्रश्न उत्तर को बड़े शानदार तरीके से अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें, और समय पड़ने पर विद्यालय में आपकी नोटबुक्स मंगवाई जाएगी और उन्हें जांचा जाएगा। और इसके लिए आप तैयार रहें, और जो करवा दिया जाता है उसे आप करें। और अगर किसी भी तरीके की आपके सामने समस्या आती है तो मैं पुनः से आपको बार बार कहता हूं कि आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप मुझसे संपर्क करते हैं, वो है 94 606 46 750। धन्यवाद बच्चों।